मैं माजरत चाहता हूँ मस्त उमेरा, आप इस नौकरी के लिए नाअहल हैं। काउंटर के उस पार खड़े अंग्रेज ने उमेरा की फाइल वापस लौटाते हुए कहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तीसरा इंटरव्यू था जिसका उसे जवाब मिला था। मगर क्यों? सर, मैंने जो ताज़ा मोटिवेशनल ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है उसमें मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसने कायल करने की नाकाम कोशिश की। दरअसल उसे उस वक्त नौकरी की शदीद जरूरत थी। अंग्रेज ने जवाब दिया कि हमने जिस शख्स को नौकरी पर रखा है उसका तकरीबन 7 साल का तजुर्बा है। उमेरा को अपनी परेशानी में ये ध्यान ही ना रहा कि साथ वाले काउंटर पर इर्द गिर्द के माहौल को बगौर देखती एक लड़की पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। देखने में वो मशरकी लगती थी, चेहरे मुहरे से पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, मगर लिबास में उसने जीनस और जर्सी पहन रखी थी, जबकि उमेरा शलवार कमीज में मलबूस थी। वो टूटे दिल के साथ फाइल उठाकर वापस मुड़ी। सुनो सुनो, लड़की लुपक कर इसके पीछे आई। पहले अंग्रेजी में आवाज दी, फिर उर्दू में पूछा कि पाकिस्तानी। उमेरा ने उसे अजनबी नजरों से देखा। हाय, लड़की ने अपनायत से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ गर्म जोशी से हाथ बढ़ाया। मरीना अब्बासी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो खुश दिल्ली से बोली। उमेरा ने रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ इससे हाथ मिलाया। दरअसल इसका सहन उस वक्त बहुत परेशान था, और इस अजनबी मुल्क में वो किसी हम वतन से सयाहती अंदाज में गप्पे लड़ाने के मूड में हरगिज ना थी। तुम, मेरा मतलब है, आप यहाँ जॉब के लिए आई थी? मरीना ने उसे कदम बढ़ाते देखकर फौरन मतलब की बात पर आना चाहा। हाँ, मगर नहीं मिली। वो चलते हुए मुख्तसर बोली, दरअसल मैं भी यहाँ किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जाती तौर पर हायर करने के लिए आई थी। मरीना उसके साथ साथ चलते हुए बोली, तुम कह रही थी कि वहाँ तुम ने कोर्सेज किए हैं? जी, किए तो हैं कुछ शॉर्ट कोर्सेज, नौकरी से जो बाकी वक्त बच जाता था। इसमें ये पहला जवाब था जो उमेरा ने तफसील से दिया था। तो नौकरी चली गई आपकी? मरीना ने सवाल किया। उमेरा ने कोई जवाब ना दिया। अच्छा सुनो। चलते चलते अब वो दोनों मेन गेट तक पहुंच चुकी थीं। मरीना ने बात जारी रखी, मुझे अपने भाई के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसे नफसियाती तौर पर जिंदगी की तरफ वापस ला सके। वो उस वक्त बहुत मायूस है, बल्कि दुनिया से ही मायूस हो चुका है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, और ये भी नहीं चाहती कि उसे ये पता चले कि मैंने उसके लिए बाकायदा किसी को बेचा है, बल्कि कोई ऐसा हो जो यूं ही इसका दोस्त बिन जाए और उसे जिंदगी के मुस्बत पहलू दिखाए। इसकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो फिर से दुनिया देख सकेगा। मरीना समझ गई थी कि वो मेरा ज्यादा बातचीत के मूड में नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सब कुछ बताना शुरू कर दिया और एक ही सांस में बोलती चली गई। उमेरा बेयकीनी से उसे सुनती रही। मैं इसके लिए अच्छी रकम देने को तैयार हूँ, बस मैं अपने भाई को पहले की तरह हंसते बोलते देखना चाहती हूँ। इसकी मंगेतर ने ऑपरेशन से पहले ही मंगनी तोड़ दी, और पिछले साल मामा के इंतकाल के बाद वो बहुत टूट चुका है। मुझे डर है कि वो ऑपरेशन भी न करवाए और बाकी जिंदगी यूं ही गुजार दे। मरीना ने बैग से रकम का लिफाफा निकालकर उमेरा के हाथ में थमा दिया। कहने लगी कि ये तुम रख लो, इसमें मेरा कार्ड वगैरह सब कुछ है। मैं झूठ नहीं बोल रही, इसमें मेरी कोई चाल नहीं। दिल करे तो मेरे नंबर पर राब्ता कर लेना, वरना रकम लौटाने की जरूरत नहीं। बाय। वो ये कहकर तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उमेरा ने उसे रोकना चाहा, मगर भीड़ की वजह से मौका न मिला। सितारा सितारा सितारा, उदास मत हो, इंशाअल्लाह जल्द तुम्हें कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसके साथ रहने वाली लड़की इमन भी पाकिस्तानी थी। लाहौर से उसका ताल्लुक था। वो मेडिकल की तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। पाकिस्तान में उसकी शादी होनी थी, इसलिए कुछ माह बाद उसे वापस लौट जाना था। फ्लैट एमन ने ही किराए पर ले रखा था। उमेरा की किसी दोस्त के कहने पर एमन ने उसे 1.5 साल से अपने साथ रहने की इजाजत दे रखी थी। उमेरा का ताल्लुक कराची के मुतवस्सित तबके से था। अब्बू के इंतकाल के बाद वो और अम्मी मामू के घर में रहते थे। मुमानी मुश्किल से ही उनका वजूद बर्दाश्त करती
थी। उसने बहुत सी जगहों पर नौकरी के लिए दरखास्त दी हुई थी। किस्मत से उसे अमेरिका के शहर ब्रुक हेवन में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई। उसे तो यकीन ही ना आया, मगर वो कहते हैं ना कि जब किस्मत में कुछ होना तय हो तो कोई रुकावट नहीं रहती। इसके बाकी सारे मसले भी हल हो गए और रिहाइश का इंतजाम एक सहेली की मदद से एमन के साथ हो गया तो वो ब्रुक हेवन आ गई। नौकरी अच्छी थी। 1.5 साल उसने मेहनत से काम किया, मम्मी को भी पैसे बेचती रही। फिर किसी वजह से दफ्तर में शदीद इख्तलाफात हो गए और उसकी नौकरी चली गई। उस दौरान उसने शाम की शिफ्ट में कुछ कोर्सेज भी किए। एमन उसे टोकता करती कि इतनी मेहनत मत किया करो, लड़की बीमार हो जाओगी। उमेरा का इरादा था कि कॉन्ट्रैक्ट मजीद आगे बढ़े या उसे कोई और अच्छी नौकरी मिल जाए। दरअसल एमन की हाउस जॉब भी मुकम्मल होने वाली थी। उसके पाकिस्तान लौटने के बाद उमेरा के लिए रिहाइश के मसाइल पैदा हो जाने थे। एमन उसे छेड़ती रहती कि आखिर तुम्हें भी वापस जाना है, फिर मैं तुम्हारी और अदील की शादी में भी आऊंगी। अदील उमेरा के मामू का बेटा था। उमानी की ख्वाहिश थी कि वो उनकी बहू बने। अम्मी और वो उनके एहसानात की वजह से इनकार की पोजीशन में न थे। हालांकि उमेरा को ज़ाती तौर पर अदील पसंद न था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि अम्मी बाकी की जिंदगी मुहताजी में मामू के घर गुजारें। वो अम्मी को अपना घर देना चाहती थी, इसीलिए दिन रात कोशिशों में थी। मगर अब नौकरी जाने के बाद जैसे जैसे एमन के पाकिस्तान लौटने के दिन करीब आ रहे थे, उसे भी अपना मुस्तकबिल अदील के साथ ही नजर आने लगा था। एमन ने छोटे से किचन में अपने और उसके लिए चाय बनाई और एक कप उसे पकड़ाते हुए पूछा कि तुमने आंटी को बताया कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई है? उमेरा ने मरीना के दिए हुए लिफाफे से खेलते हुए उदासी से नफी में सर हिलाया। एमन इसके पास बैठ गई और पूछा, ये क्या है? उमेरा ने कहा कि यार, आज इंस्टीट्यूट में एक अजीब लड़की मिली। एमन ने तजस्सुस से पूछा, अजीब लड़की मतलब? जवाबान उमेरा ने सारा किस्सा सुनाया। एमन ने लिफाफा खोल कर रकम गिनी और हैरत से उसे देखा। यार, ये तो बहुत ज्यादा है। तुमने ले लिए? उमेरा ने इस बात में सर हिलाया और बताया कि वो अपनी शानदार गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी। एमन ने अंदाजा लगाया कि वाह यार, यही की होगी। फिर इसे देखा और कहा, तो फिर मसला किया है, कर लो इस बेचारी का काम, किसी इंसान का भला हो जाएगा। तुमने ट्रेनिंग भी ले रखी है। उमेरा ने कहा कि यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एमन ने बर्तन समेटते हुए पूछा कि क्या अजीब? उमेरा ने कहा कि तुम रख लो न, मैं ये करती हूँ। वो मदद कराने किचन में आई। एमन ने कहा कि मैं कर देती हूँ, वैसे भी रात का खाना तुमने ही बनाना है, मैं थकी हुई हूँ। तब तक तुम इस लड़की, हाँ मरीना, इससे बात करो। मैं तो सोच रही हूँ कि उसे फ़ोन करके पूछूं कि ये रकम वापस। कहाँ बेचैनी है? मैं ये काम नहीं कर सकती यार, हद है। वैसे क्यों नहीं कर सकती? अजीब सा लगता है। अब भला मैं इस अनजान लड़के से कैसे और क्यों दोस्ती करूं, वो जो अपनों की बात नहीं मान रहा, एक अजनबी की बात मान लेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। एमन ने कहा कि हम कभी कभी अपनों से बहुत दल बर्दाश्ता हो चुके होते हैं, और तुम इसको नेकी समझ के क्यों नहीं एक कोशिश कर लेती? क्या पता वाकई वो शख्स किसी हमदर्द की मदद से दोबारा जी उठे। और ये तो तय है कि दिल के दिख वो कम अज कम अपनी बहन से तो नहीं कह सकता, मुझसे कह लेगा। उसने बेयकीनी से एमन को देखा। कोशिश तो करो। एमन मुस्कुराई। सितारा 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 पार्क के कोने वाली बेंच पर वो बड़ी देर से खामोश बैठा, किसी हसीन मुजस्समे जैसा लगता था। साइड पे स्टिक पड़ी थी, सीने पे हाथ बांधे वो सुकून से बैठा। बहुत देर तक चिड़ियों की चहकारें, बच्चों के खेलने, हंसने बोलने और लोगों की सरगोशियों को सुना करता था। बहुत दिनों से ये इसका शायद वाहिद पसंदीदा मशगला था। उमेरा इससे काफी फासले पे बैठी उसे देख रही थी। कुछ देर वो अपने दिल में अल्फाज तरतीब देती रही, फिर उसके पास आई। हेलो, उसने जिब्रान के पास जाकर कहा। वो एक कदम चौंका। क्या मैं यहाँ आपकी बेंच पे कुछ देर बैठ जाऊं प्लीज? दरअसल उस वक्त पार्क में कोई बेंच खाली नहीं। उसने साफ झूठ बोला। वो वैसे
ही बैठा उसकी बात सुन रहा था, ताहम आखिर में उसने बड़ी आहिस्तगी से सर हिलाकर उसे इजाज़त दी थी। शुक्रिया, वो खुश दिल्ली से कहते हुए बेंच के दूसरे कोने पे टक गई। वैसे आज पार्क में शोर कम है, जिब्रान ने सुकून से कहा। वो कुछ शर्मिंदा हुई, क्योंकि एक तरह से इसने ये जताया था कि मुझे लगता तो नहीं कि कोई बेंच खाली ना होगी, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से इस पार्क में आ रहा हूँ और आज यहाँ मामूल से भी कम लोग महसूस हो रहे हैं। माशा अल्लाह, आंखें नहीं है, मगर इसकी बाकी सारी हंसी ठीक काम कर रही हैं। हंसियानी होकर उसने सिर्फ ये सोचा, फिर गला साफ करके बोली। दरअसल कुछ बेंचों पे लोगों ने सामान भी रखा हुआ है और आपने ये कैसे जाना कि मैं उर्दू जानता हूँ? जिब्रान ने उसकी बात काट दी। आप लगते हैं न पाकिस्तानी, या फिर वो कुछ अटक के बोली। वो सर हिलाकर खामोशी से बैठा रहा तो उमेरा भी दूसरी तरफ देखने लगी कि अब उससे और क्या बात करे। 10-15 मिनट और उसी आलम में गुजर गए, फिर जिब्रान ने स्टिक उठाई और अंदाजे से पार्क से निकलने के रास्ते पे चला गया। उमेरा ने सोचा उसे खुदा हाफिज ही बोल दे, मगर वो बस उसे जाते हुए देखती रही। सितारा सितारा सितारा, कोई बात नहीं, पहली मुलाकात के लिए इतना ही काफी है। इसका ख्याल था कि मरीना चंद लम्हों की गुफ्तगू सुनकर मायूस होगी, मगर वो सुकून से बोली तो उमेरा का मुंह बिन गया। मुझे लगता है मैं पकड़ी जाऊंगी कि किसी के कहने पे इससे दोस्ती कर रही हूँ, उसने परेशानी से कहा। कुछ नहीं होता, तुम बस रोज पार्क जाती रहो, मरीना ने सुकून से कहा। और फोन बंद कर दिया। हद है भई, उसने भी झुंझलाकर मोबाइल पटका। तुम्हें प्रॉब्लम किया है? एमन ने पूछा। यार, वो बंदा पहले ही दुनिया भर से तंग आया हुआ है। उसे पता चला कि मैं भी इससे ऐसे ही दोस्ती नहीं कर रही, बल्कि पैसे देकर मुझे इस काम के लिए रखा गया है, तो वो मजीद टूट जाएगा। वो चिढ़कर बोली। बड़ी दूर की कौड़ी लाई हो। तुम्हें इसे सिर्फ ऑपरेशन तक मोटिवेट करना है, फिर वो कहाँ और तुम कहाँ। तुम्हारा तो राब्ता भी नहीं रहेगा इससे। तुम टेंशन ना लो, ये भी है, वो बोली। सितारा सितारा सितारा, दूसरे रोज भी उसने खुशदिली से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? क्यों? उसने फौरन सवाल किया। उमेरा खसियानी हो गई, फिर कुछ सोचकर कंधे उचक्का कर बोली, अच्छा नहीं बैठी। वो खामोश बैठा रहा तो उमेरा बेंच के दूसरे कोने पे टक गई। वो महसूस कर रहा था कि वो गई नहीं है, बल्कि वही मौजूद है। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो बोला, आप गई नहीं है? आपको क्या मसला है? वो बेख्तियार चुड़ सी गई। ये बेंच आपकी जाती तो नहीं, मैंने इतने दोस्ताना अंदाज मैं आपसे बैठने की इजाजत ली, हालांकि बना इजाजत भी बैठ ही गई हूं ना। वो उसकी डॉनिट खामोशी से सुनता रहा, फिर बगैर कोई जवाब दिए उसे खामोशी से उठा, अपनी स्टिक उठाई और वापसी के लिए रवाना हुआ। उमेरा ने अपना सर पीट लिया। शर्मिंदगी से इसकी हालत खराब हो गई। एक तो वो बंदा पहले ही दुखी था और वो उसे सुने तो वो पीछे लपकी। मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी बदतमीजी की। वो नज़र का चश्मा चढ़ाए खामोशी से चलता रहा। इसके चेहरे पे हमेशा की तरह कोई तासुर न था। बड़ा सपाट बंदा था, या फिर वाकई हालात ने ऐसा कर दिया था। आप बैठे वहां, मैं कसम से अब कभी नजर न आऊंगी। अरे संभल के, आगे बच्चे खेल रहे हैं। उमेरा ने उसे टकराने से बचाया। वो नाचार रोका। आप बैठी ना, मैंने आपकी रोज की सैर खराब कर दी, मुझे वापस जाना है। वो बोला, अच्छा तो फिर इस तरफ से चलें? उमेरा उसे साथ लेकर चली। किया ये रास्ता गेट नंबर 4 की तरफ जाता है? वो चलते चलते पूछ रहा था। मैं खुद चला जाऊंगा। साफ लग रहा था कि वो इसकी मदद लेना नहीं चाहता। आप लोगों से इतना कतराता क्यों हैं? उमेरा ने इसके सवाल नज़रअंदाज किए। अच्छा, अपना नाम तो बता दें। इसने फिर इसकी खामोशी तोड़ने की कोशिश की। वैसे मेरा नाम उमेरा है। जिब्रान रुका और जेब से मोबाइल निकालते हुए इससे बोला, आप जाएं, मेरा मुलाजिम मुझे लेने आ जाएगा। शुक्रिया तो बोल देते, उमेरा ने वापसी को मोड़ते हुए जलकर सोचा था। सितारा सितारा सितारा, अगले रोज वो कुछ कहे बना चुपचाप उसकी बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गई थी। आज उससे कलाम करने का मूड ही ना था। यकीनन वो जलील ही करता। उमेरा ने सोच लिया था कि चंद दिन इसी तरह गुजार कर मरीना को जवाब देगी कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद जिब्रान ने उस से दोस्ती नहीं की। मुसलसल 4 दिन से तुम उसकी बेंच पर
जाकर बैठ जाती हो और उसे पता भी नहीं चलता वो बैठा रहता है, फिर खामोशी से चला जाता है। फायदा ऐसे मिलने का, तुम न ही जाओ। एमन को बात समझ ही नहीं आई थी। मरीना नहीं मानती ना, वो चिढ़ कर बोली। इतनी जल्दी जवाब दूंगी तो वो सोचेगी कि कोशिश ही नहीं कि मैंने, बस 2-3 दिन बाद जवाब दे दूंगी। अगले रोज भी वो दोनों बज़ाहिर ला ताल्लुक बैठे थे, अपनी अपनी सोचों मैं गुम। जिब्रान नाम है मेरा। वो एकदम चौंकी और बेयकीनी से उसे देखा। रोज आकर बैठ जाती हो और बोलती भी कुछ नहीं, नाराज हो? वो पूछ रहा था और वो हैरत से उसे देख रही थी। सॉरी, मैं आपको तुम कह रहा हूँ। लगता है मुझसे छोटी होंगी इसलिए आज तो बड़ा शाइस्ता अंदाज था। आपको कैसे पता कि मैं रोज आती हूँ? वो जरा देर चुप रहा फिर कुछ मुस्कुरा कर बोला। एक तो आपकी चूड़ियाँ बोलती हैं, शायद चांदी की हैं। वाह जी, उमेरा ने कायल होती नज़रों से अपनी चूड़ियों को देखा। और दूसरा, वो कुछ ना बोला, शायद सोच रहा था, कुछ ना ही बोले। उमेरा ने बात बदलते हुए पूछा कि आप पिछली साइड पे चलेंगे। वहाँ चीरी के दरख्तों पर बहुत खूबसूरत बहार आई हुई है। मुझे पता है, वो बोला, मैं यहाँ बचपन से हूँ, करीब ही हमारा घर है। मुझे भी पता है, वो मजे से बोली। क्या? वो हैरत से पूछने ही वाला था कि उमेरा ने फिर बात बदल दी। अच्छा, कॉफी ही पिला दें? चलो, वो राजी हो गया। सितारा तो तुम लोग माहों के घर रहते हो। वो आज पार्क के एक रेस्टोरेंट से चाय और बर्गर लेने आए थे। हाँ, वो बोली, किसी के दिल के राज या दिल दर्द जानने हो तो पहले आप उसे अपने दिल के कुछ राज बताएं। इसी नजरिए के तहत उमेरा ने मुख्तसरा उसे अपने बारे में बताया था। जिब्रान ने कहा, इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारा अपना घर होगा। वैसे तुम जहाँ जॉब करती हो, इस बिल्डिंग में मेरा कई बार जाना हवा है। उमेरा ने उसे ये ना बताया था कि अब इसकी जॉब नहीं रही और नौकरी ना मिलने की सूरत में इसे जल्द वापस जाना होगा। वो शोखी से हंसते हुए बोली, जाहिर है आप तो 25 साल से यहाँ हैं, ये तो आपका अपना शहर है बे। हकीकत में वो बड़ी संजीदा मिजाज और लिए दिए रहने वाली लड़की थी और जिस तरह के उसके हालात जा रहे थे, इस का मुस्कुराने को भी दिल ना करता, मगर जिब्रान के सामने खुश इखलाक और जिंदा दिल रहना जरूरी था। जिब्रान चाय का सिप लेते हुए बोला, तुम्हें इतनी दूर नौकरी पे जाना होता है? फिर सुबह सवेरे इस पार्क में वॉक पे क्यों आती हो? तुम्हें तो नारद एरिया वाला पार्क ज्यादा करीब पड़ता होगा शायद। उमेरा कुछ गुड़बड़ाई फिर परस से पैसे निकालते हुए बज़ाहिर बेफिक्र अंदाज में बोली, मैंने देखा ही नहीं है कोई। और पार्क, ये देखा तो इस तरफ आ जाती हूँ। जिब्रान ने टोका। तुम क्या कर रही हो? उमेरा ने जवाब दिया, पैसे दे रही हूँ। उसने नरमी से उमेरा का हाथ पकड़ा और कहा, रहने दो। मार्क अपना यार है। उमेरा ने सवालिया नजरों से काउंटर बॉय को देखा, जो जिब्रान की बात पर मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। अब ये नहीं पता कि वो मार्क था या नहीं। वो चलते हुए उमेरा को बता रहा था कि वो कब से यहाँ आता रहा है। जो भी था, आज उसने पहली बार खुद से उसका हाथ पकड़ा था। यकीनन सहारे के लिए पकड़ा होगा, मगर उमेरा को फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो उसका बाजू बे इख्तियार पकड़ती थी तो उसकी मदद के लिए, जबकि जिब्रान की इस हरकत से उसे एहसास हो रहा था कि वो उसके लिए कुछ जज्बात रखने लगा है। उमेरा ने अचानक ख्याल आने पर पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं परस से पैसे निकालने वाली हूँ? क्या आप देख सकते हो? दूसरा जुमला मजाक था। वो मुस्कुरा दिया, तुम्हारी चूड़ियों। ओह, वो हल्के फुल्के अंदाज में सोचते हुए बोला, तुम देखने में कैसी होगी? उमेरा बेसाख्ता हंसी, बहुत बुरी। वो फिर मुस्कुरा दिया, रंग सानुला सा है, बाल बढ़ते नहीं, दंत भी बड़े बड़े हैं। वो बस मुस्कुराते हुए चाय के सिप लेते हुए उसे सुन रहा था। उमेरा ने उसे कायल करना चाहा, अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मान लें, मैं ऐसी ही हूँ। वो बस इतना बोला, अच्छा। मगर वो अच्छा भी इस तरह बोला जैसे कहता हो, मैं तो नहीं मानता। जिब्रान ने कहा, मैं सर्जरी के बाद तुमसे मिलने आऊँगा, तुम यही मिलोगी ना? वो सुकून से बोली, यही मिलूंगी। और इसने सर हिला दिया। उमेरा ने बस दिल में सोचा, मैं तो नहीं मिलूंगी तुम्हें, ये कहा नहीं था। शक्र है
इसने सर्जरी की बात तो की, वरना वो पिछले 3 महीने से टाल रहा है। मरीना खुश थी और एमन भी में उलझी हुई थी, बस वही अपनी नौकरी और दूसरी उलझनों में। अम्मी फोन पर कह रही थी, एमन आती है तो तुम भी आ जाओ, नौकरी यह भी मिल जाएगी। वो गहरी सांस भर के बोली, यही करना पड़ेगा। यहाँ काम की कमी नहीं, मगर ज्यादातर नौकरियां मेरे मिजाज की भी तो नहीं। अब जैसे जब ने कल भी मुझे 2 बियर बार में वैकेंसी बताई है, मगर वहां तो नहीं जा सकती। वो अम्मी को हफ्ते में 2-3 बार पूरा हाल हवाल देती थी। अदील का इस साल शादी का कोई इरादा नहीं। उसकी फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स में सफली आई है, शायद भाई साहब चाहते ही कि शादी से पहले वो कारोबार में 6 माह साल का तजुर्बा तो कर ले। उमेरा ने अम्मी को तसल्ली दी, अम्मी आप फिक्र ना करें। कराची में जो भी नौकरी मिली, मैं पहले किराए पर फ्लैट लेकर आपको अलग कर लूँगी। और मुमानी को भी समझना चाहिए कि हम इतने अरसे उनके साथ ज़रूर रहे हैं, मगर वो हमें खिलाती पिलाती नहीं रहीं। हम दोनों के खर्च के पैसे वो बराबर हमसे लेती रही हैं। वह भी जो मैं नौकरी करती थी उनको रकम हर महीने देती थी। अम्मी ने बस इतना कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम अपना ख्याल रखना। सितारा 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 वो अपने हादसे के दिन का किस्सा सुना रहा था। कार में ड्राइव कर रहा था और एनी मेरे साथ बैठी थी। आज शाम के वक्त वो दोनों जिब्रान के घर के करीब ही मौजूद एक शॉप पर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने आए थे। कप के खा पी चुके थे, मगर उनकी बातें जारी थीं। जिब्रान तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था कि अस्पताल में वो बहुत हफ्ते मुझसे मिलने आई ही नहीं। मैं बड़ा परेशान था कि उसे शदीद चोटें तो नहीं आए, मगर वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब सिर्फ मामूली खराश। उमेरा ने अंदाजा लगाया, हो सकता है कार उलटने से शायद वो बाहर जा गिरी हो। जिब्रान ने हल्के से इस बात में कहा, ऐसा ही था। उमेरा ने गहरी सांस लेकर कहा, बहरहाल दुनिया में वफादार लोग आज भी बहुत कम हैं। ये बदकिस्मती है कि आपको वो मिली, या कुछ आपके दोस्त, मगर आप फिर भी किस्मत वाले हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ है। आपको किसी को भी अपनी जिंदगी, अपनी खुशी से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। इससे होगा ये कि लोग तो आते जाते रहते हैं सबकी जिंदगी में, मगर इस सोच से आपकी जिंदगी में किसी के आने और चले जाने से इतना देखना होगा जो अभी है। इसे समझाते हुए उमेरा को आम गुफ्तगू का अंदाज अपनाना पड़ता था, ताकि उसे ये एहसास ना हो कि वो प्रोफेशनल है। तवील गुफ्तगू करते करते उसे मुस्बत सोच की तरफ लाते हुए उमेरा इस तरह बात करती थी कि लगता था वो दिल से बोल रही हो। जिब्रान अक्सर उसे समझदार और सुलझी हुई सोच का मालिक कहता था। वो आहिस्ता से बोला, शायद तुम ठीक कहती हो। उमेरा ने शीशे से बाहर सड़क पर निगाह की और कहा, मुझे चलना चाहिए, रात हो रही है और सर्दी भी बढ़ रही है। इसने वक्त पूछा तो उमेरा ने बताया, 7 बज रहे हैं। जिब्रान कहने लगा, यहाँ के चॉकलेट मूस बड़े मज़ेदार होते हैं, मैं अभी ऑर्डर करने वाला था। उमेरा उठते हुए बोली, नहीं, फिर कभी खाएंगे। जिब्रान ने कहा, मुझे घर तक तो छोड़ दो, इसका घर करीब ही था। उमेरा ने जवाब दिया, ज़रूर। वो दोनों बाहर निकले। जिब्रान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी बहाने तुम मेरा घर देख लोगी और मैं तुम्हें अपने बाबा और मरीना से भी मिलवा दूंगा, वो उस वक्त तक क्लासेज लेकर आ चुकी होगी। उमेरा कुछ गड़बड़ा गई। नहीं, मैं फिर कभी मिल लूंगी। जिब्रान ने नरमी से कहा, अच्छा कुछ देर तो बैठ जाना जब तक तुम्हारे लिए कैब मंगवा। उमेरा ने मना किया, नहीं, आपका घर मेन सड़क से ज्यादा दूर तो ना होगा, मैं बसिया सवारी ले लूंगी, आप फिक्र ना करें। जिब्रान ने खामोशी से कॉल करके टैक्सी बुलाई। सर्दी बढ़ रही थी। बुरुक बेवन की खली सड़कों पर वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो घर के नज़दीक पहुंच गए थे। जिब्रान ने पूछा, तो तुम कल पार्क नहीं आओगी? उमेरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी, मैंने आपको बताया ना कि ऑफिस का कुछ काम है। वो कुछ लम्हे चुप रही और फिर हंसकर बोली, और संडे को आप नहीं आते? मतलब हम 2 दिन बाद मिलेंगे। जिब्रान सादगी से बोला, संडे को तुम आती हो तो मैं भी आ जाऊंगा। क्या तुम आती हो? जी, आती हूँ। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आपने जो सड़क बताई थी, हम वहीं खड़े हैं। अब बताएं आपका घर कौन सा है?
उमेरा ने देखा ये इलाका बड़ा ही खूबसूरत और पुरसुकून था। जिब्रान ने चंद निशानियां बताईं तो इन्हीं मालूम हुआ कि वो घर के तकरीबन सामने ही खड़े थे। नाम यही होगा, टॉम। जिब्रान ने अपने चौकीदार को आवाज़ दी तो वो भागा हुआ आया। बड़ा खूबसूरत घर है आपका, उमेरा ने दिल से कहा। अंदर चलती हो? जिब्रान ने पूछा। नहीं, फिर कभी, वो मुस्कुराई। सितारा सितारा सितारा। पहली तारीख आई तो एमन ने मालिक मकान को बता दिया कि अगले महीने की पहली तारीख को वो ये फ्लैट खाली कर देंगे। उमेरा पाकिस्तान जाने के लिए टिकट वगैरह का बंदोबस्त करके आई तो एमन को ख्याल आया, और जिब्रान के किस्से का किया होगा। उमेरा ने ज़रूरी चीज़ें समेटते हुए उल्टा इससे पूछा। इसकी सर्जरी की तारीख आ चुकी है, शायद 9-10 दिन बाद वो हस्पताल एडमिट हो जाएगा। और मतलब तुम मरीना या जिब्रान में से किसी को बता के नहीं जा रही? एमन ने हैरत से पूछा। उमेरा ने गहरी सांस भरी और गोया हुई, देखो, मरीना ने मुझे जो लिफाफा दिया था बस वही रकम मैंने उस से ली है। दरअसल तो मैं ये काम ऐसे ही कर रही थी। कौन सा? हमारा कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर था। वो फ़ोन पर मुझे कहती रहती है कि तुम मुझसे इतने पैसे ले लो, सर्जरी के लिए जिब्रान चला गया तो इतने इतने दूंगी, मगर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इसने सर झटका। हाँ, बस ये खुशी है कि वो सर्जरी के लिए मान गया है। मैंने ये काम एक नेकी समझकर ही किया है। अल्लाह करे इसकी आँखें ठीक हो जाएं और वो फिर से देखने लगे। एमन काफ़ी देर चुप रही, फिर बड़े गहरे लहजे में बोली, वो तुम्हें ढूंढेगा, उसका दिल फिर टूटेगा। उमेरा ने एक टूटी हुई निगाह इस पर डाली, मगर एमन इसके अंदर के जज्बात समझने में शायद नाकाम रही। सितारा सितारा सितारा। अगले कई दिन बहुत मसरूफ़ रहे। एमन लाहौर लौट गई और वो कराची आ गई। इसने अमेरिका ही से चंद कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। यहाँ आकर भाग दौड़ करके उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई तो उसने मुनासिब किराए पर अम्मी के लिए फ्लैट ले लिया। मुमानी को तो मिर्ची लग गई, कहने लगी, ये क्या बात हुई भई? मैं दिसंबर में अदील का सेहरा सजाने की तैयारी कर रही हूँ, अब इन मैडम को ये क्या अलग रहने की पड़ गई। आज वो अम्मी के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी। इतने बरसों में आज ही उसने ज़बान खोली थी। वो बोली, मुझे समझ नहीं आती कि आपको पसंद तो मैं शुरू से नहीं, मेरा और अम्मी का वजूद बूझ लगता है, फिर मेरी शादी अपने बेटे से कराने की जिद समझ से बाहर है। मुमानी भड़क कर बोली, तो कौन करेगा तुमसे शादी? उसने बेबाकी से जवाब दिया, क्यों? किया मैं लनगरी या बदसूरत हूँ? और कोई करे ना करे, मुझे अपनी मुँह को सुकून की जिंदगी देनी है। मुमानी ने जलकर कहा। हम जाओ जाओ, रहकर देख लेना 4 दिन। वो पुरसुकून लहजे में बोली, आप मेहरबानी करके हमारा जेवर जो अम्मी ने आपके पास रखवाया हुआ है वो हमें दे दें। मुमानी रोखे लहजे में बोली, मुझे तो याद नहीं, लॉकर में रखवाए थे, अब तुम्हारे मामू आएंगे तो निकलवाऊंगी। इन्हें पता था वो जेवर इतनी आसानी से नहीं देंगी, इसलिए ज़्यादा जेवर अम्मी ने उनके पास रखवाया भी ना था। नए फ्लैट में अम्मी और उसे सुकून था और नौकरी भी अच्छी जा रही थी। कभी कभार एमन भी बात कर लेती और यूं ही कई महीने गुजर गए। सितारा सितारा सितारा। बहुत अच्छा किया तुमने कि पाकिस्तान आ गई। अहमर जिब्रान को लेकर सीधा अपने ऑफिस के कैबिन में आ गया। यहीं तो अंकल का बिजनेस है न, किया उसे ज्वाइन करने का इरादा है। अहमर ने बात करते हुए इंटरकम पर चाय का कहा। जिब्रान ने टेबल पर पड़ा पेपरविट घुमाते हुए जवाब दिया, अभी तो सोचा नहीं, पापा ने कहा था कि दिल करे तो बिजनेस की चेकिंग का कर लूं, मगर अभी मुझे आए हुए 2 दिन ही हुए हैं। उसी दौरान इंटरकम फिर बजा, सर मस उमेरा ने फाइल तैयार कर ली है, वो आपको दिखाना चाहती। ही अहमर ने फौरन कहा, हाँ भेज दो। उमेरा अंदर आई तो दोनों ने इस पर एक निगाह डाली। हकीकी मानू में सिटी गुम होना क्या होता है, ये उमेरा को इस लम्हे मालूम हुआ। जिब्रान ने इस पर एक सरसरी नज़र डालकर फिर से पेपरवेट घुमाना शुरू कर दिया। अहमर ने फाइल मांगी तो उमेरा ने जवाब दिए बगैर सर हिलाया। वो बड़ी मुश्किल में थी, आवाज़ निकालना नहीं चाहती थी कि वो पहचान ना ले, इसलिए सिर्फ इशारों से बात करने की कोशिश की। जिब्रान ने पेपरवेट घुमाना बंद कर दिया और अब वो सिर्फ 2 आवाज़ों को गौर से सुन रहा था, एक अहमर की, दूसरी उमेरा की चूड़ियों की। अहमर ने कहा, ठीक है आप जाएं। उमेरा ने शक्कर का सांस भरा और तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ चली गई। शक्कर था कि इशारों में बात टल गई और उसे कुछ बोलना ना पड़ा, वरना वो पहचान ही लेता। साथ ही मुलाजिमा ने मजाका कहा, किया हवा तुम्हारे
मुंह पर 12, 13 और 14 बज रहे हैं, बॉस को देख लिया। उमेरा ने सरगोशी में जवाब दिया, शायद। हाय कितनी खुशी की बात थी, वो ठीक हो गया था। एमन से जिक्र ज़रूर करूँ गी कि वो अब ठीक है, वो बार बार पूछती रहती थी। उमेरा दिल से खुश थी और ये खुशी किसी से बांटना चाहती थी। छुट्टी के वक्त जब वो बाहर निकली तो देखा वो अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसकी नज़र उमेरा पर पड़ी तो बगौर देखने लगा। उमेरा थोड़ी देर के लिए ठटकी, फिर सर झुकाए खामोशी से चलने लगी, जैसे उसे नज़रअंदाज करना चाहती हो। मगर वो फौरन सामने आ गया। बना बताए तुम भी चली आए। बेवफा, इसके लहजे और आंखों में बहुत दर्द था। उमेरा से सर न उठाया गया। बात जिब्रान ने की थी मगर लगी सीधा दिल पर। वो बोला, बता के तो आते, मैं रोकता तो नहीं। उमेरा शर्मिंदा सी बोली, मुझे मरीना ने भेजा था। जिब्रान ने नरमी से कहा, जानता हूँ। फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसका हाथ थाम चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सहारे के लिए पकड़ता था। उमेरा ने सवालिया नज़रों से देखा तो वो बोला, घर तक तो छोड़ दूँ, एन सड़क के बीच खड़े ही हम लोग। उमेरा को फौरन एहसास हुआ और वो साइड पर हुई। नाचार गाड़ी में बैठना पड़ा कि छुट्टी का वक्त था और ट्रैफिक रुक रहा था। वो ड्राइव कर रहा था खामोशी से, मगर महसूस हो रहा था कि वो नाराज़ है। उमेरा ने हिम्मत करके पूछा, मुबारक हो, आपका ऑपरेशन कामयाब रहा। मरीना ने किया बताया। जिब्रान बोला, सब कुछ ठीक होने के बाद मैं बड़ा उदास रहा, तुम्हें तलाश किया। मरीना ने पूछा कि मैं ठीक होने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूँ, तो मैं ने इसे तुम्हारे बारे में बताया। तब मरीना ने माफ़ी मांगी और तुम्हारा ऑफिस नंबर वगैरह सब दे दिया, मगर तुम तो उसे भी कुछ बताए बगैर भाग आए। उमेरा धीरे से बोली, मैं शर्मिंदा थी। जिब्रान ने पूछा, घर का एड्रेस बताओ गी। उमेरा ने चौंक कर रास्ता बताया, फिर बाकी रास्ते खामोशी रही। जब गाड़ी रुकी तो वो उतरी, जिब्रान भी उतरा और उस के सामने आ खड़ा हुआ। इसने कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या इतने महीने में एक बार भी तुम्हारा मुझसे राब्ता करने का दिल नहीं किया? उमेरा जवाब ना दे सकी, बस 2 आंसू जब्त के बावजूद टूट कर गिर गए। जिब्रान ने कार का दरवाज़ा खोला, एक पैकेट निकाला और इसके हाथ में पकड़ा दिया। बोला, ये तुम्हारे लिए है। उमेरा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जिब्रान बोला, तुम्हारे लिए ली थी, सोचा था कभी मिलो तो तुम्हें दूंगा। उमेरा ने पैकेट खोला, चांदी की खूबसूरत चूड़ियाँ जगमगा रही थीं। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। जिब्रान ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ पूछा, मैं पहना दूँ? ऑफिस में इन्हीं की आवाज़ से तुम्हें पहचाना, वरना तुम्हारी तो दहशत के मारे आवाज़ ही बंद थी। जिब्रान के मजाक पर वो भी हंस दी।